हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज के स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 30 क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी कि सीटेट 2022 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और यह है क्लास दोनों लेवल के लिए है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ओके, तो पूरी क्लास ध्यान से देखना और जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। और मैं बता दूं, इसमें देखिए 15 क्वेश्चन आपके जो है गद्यांश पद्यांश के पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन आपके जो है पेडागॉगी के पूछे जाएंगे। तो ग्रामर आपको नहीं तैयार करनी है, केवल आपको पेडागॉगी पे ज़्यादा फोकस करना है और पैसेज में आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। और डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को पता है, डेली मॉर्निंग में 9 बजे क्लास होती है, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे क्लास होती है, उसके बाद शाम 7 बजे क्लास होती है। तो इस बार सीटेट एग्जाम को पास करना है तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी सीटेट फॉर्म की अपडेट आए, यूपी टेट फॉर्म की अपडेट आए, वो अपडेट आपको मिलती रहे और इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है गद्यांश। 91 से 99 तक में आपको गद्यांश पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है आपको। ठीक है, अब देखिए, अब गद्यांश वाले प्रश्न आ गए। ऑफलाइन पेपर आपका होगा, इस बार भी ऑफलाइन पेपर होगा, तो गद्यांश करने में जो है आसानी रहती है। गद्यांश वगैरह ऑनलाइन में क्या होती है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है और इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा आपको, क्योंकि सीटेट में क्या होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, 1 मिनट आपके पास टाइम नहीं बचेगा। अगर आप सही तरीके से पेपर करेंगे तो तुक्का मारना है तो आधे घंटे में आप लोग गोला भर के चले आएंगे। अगर सही तरीके से आप लोग करेंगे तो 1 मिनट का समय नहीं बचता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसमें जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगाना है। 2021 के जो ऑनलाइन पेपर हुए थे सारे सेट आपको लगाने हैं, 2022 के सारे सेट लगाने हैं और 2023 का जो एक पेपर हुआ है ऑफलाइन उसको तो लगाना ही लगाना है। ओके, तो जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपको आसानी होगी। अब गद्यांश करने का तरीका मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है, गद्यांश नहीं पढ़ना है, प्रश्नों को पढ़ना है। 5 प्रश्न है तो कम से कम 2 से 3 प्रश्न पढ़ लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए कि हाँ क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद आप लोग गद्यांश को पढ़िए। जैसे यहाँ पे क्या है, गद्यांश के आधार पर बच्चों की कल्पनाशीलता में बाधक है। दूसरा क्या है, छोटे बच्चों को जो है पढ़ाने वाले शिक्षक में कौन सा गुण अति आवश्यक है, सब ठीक हो जाएगा के पीछे कौन सा भाव छिपा है। तो यहां पे देखना, पहला प्रश्न क्या है कि गद्यांश के आधार पर बच्चों की कल्पनाशीलता में बाधक है। देखिए, गद्यांश करने का एक और तरीका होता है, चलिए हिंदी में तो आपको समझ में आता है, जैसे संस्कृत आप ले लिए लैंग्वेज 2 में, तो उसमें क्या होता है, नहीं समझ में आता है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि गद्यांश के आधार पर बच्चों की कल्पनाशीलता में बाधक है। अब यहाँ पे कल्पनाशीलता में बाधक है दिख गया। अब यही वर्ड आपको उसमें जैसे ढूंढना है। ठीक है, ये वर्ड अगर दिख जाए तो उसी के आगे पीछे उत्तर इसका रहता है। ये एक तरीका होता है करने का। ठीक है, और यहाँ पे देखना, गद्यांश के आधार पर बच्चों की जो कल्पनाशीलता में जो बाधक है, यहाँ पे देखना पहली ही लाइन जब आप लोग पढ़ेंगे इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि कल्पनाशीलता बच्चों का जो है नैसर्गिक जो है गुण है। ऐसा जो है इसलिए भी होता है क्योंकि वे दुनिया में हम बड़ों द्वारा बनाए गए कायदों को नहीं जानते। अब यहाँ पे देखना, ये बड़ों द्वारा बनाए गए नियमों को अधिक जानकारी होना, यहाँ पे आपका जो है तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक में कौन सा गुण अति आवश्यक है, कल्पनाशील होना, संवेदनशील होना, विषय पर अधिकार या कलाकार होना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, छोटे बच्चों को जो है पढ़ाने वाले टीचर संवेदनशील ना हो तो कल्पनाशीलता को हंसिए पर ढकेलने की अनजानी शुरुआत छोटी क्लास से ही हो जाती है। अब सवाल यह है कि कल्पनाशीलता को बचाना इतना जरूरी क्यों है। यहाँ पे जो है कल्पनाशीलता की बात नहीं की जा रही, संवेदनशील की बात की जा रही है। अब यहाँ पे आपको देख लेना है, जैसे यहाँ पे देखना, छोटे बच्चों को जो है पढ़ाने वाले शिक्षक में कौन सा गुण अति आवश्यक है, संवेदनशील होना। यहाँ पे 92 का दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो एक बार प्रैक्टिस खुद से ज़रूर कर लेना। सब ठीक हो जाएगा के पीछे कौन सा भाव छिपा है, तो इसके पीछे आशा छिपा हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। बच्चों, कार उड़ सकती है लेकिन यथार्थ में उड़ने से पहले उसे कल्पना में उड़ना होगा से तात्पर्य है।
मैं बताना, प्रैक्टिस आप लोग कर लेना एक बार, मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखना ए वाला आपका ही करेक्ट होगा कि जब तक कल्पना नहीं करेंगे तब तक उसे पूरा करने का प्रयास नहीं होगा। तो 94 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए, जैसे 5 क्वेश्चन गद्यांश में दे दिया तो उसमें 3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल जो उत्तर होंगे आपको गद्यांश से ही देखने को मिल जाएंगे, और बाकी जो 2 प्रश्न रहेंगे वो ग्रामर से संबंधित कर देगा। या तो प्रत्यय पूछ लेगा, या तो उपसर्ग पूछ लेगा, या तो संधि विच्छेद पूछ लेगा, या संधि पूछ लेगा, समास पूछ लेगा, या तो समानार्थी शब्द पूछ लेगा कि कौन सा समानार्थी नहीं इसमें। और जो शब्द रहेगा वो गद्यांश से ही रहेगा, बाहर से नहीं रहेगा आपका। ओके, जैसे नैसर्गिक शब्द में प्रत्यय, अब ये नैसर्गिक जो शब्द है ये आपको जो है उसी गद्यांश में ही देखने को मिल जाएगा। ये देखिए स्टार्टिंग में नैसर्गिक गुण दिया है ना। चलिए अब आगे मैं दिखाता हूं आपको। ये नैसर्गिक शब्द में जो प्रत्यय होगा, कौन सा प्रत्यय होगा, सोचिए, विचारिए, उत्तर दीजिए सभी लोग। तो यहां पे देखिए जो प्रत्यय होगा इक प्रत्यय होगा। कौन सा? इक प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अब समूह में से जो है भिन्न शब्द युग्म कौन सा है? चाहे अनचाहे, दिन रात, जैसे जैसे, अच्छा बुरा, बताइए। बहुत अच्छे। 96 का राइट आंसर क्या होगा? अब देखना, दिन रात, अच्छा बुरा, चाहे अनचाहे, ये एक दूसरे के क्या है? विपरीतार्थक शब्द हैं। और जैसे जैसे आपका क्या है? समानार्थी शब्द हो गया, एक ही हो गए ये दोनों, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा। ओके, संज्ञा शब्द कौन सा है यहाँ पे? संज्ञा शब्द कल्पनाशील हो गया, नैसर्गिक हो गया, संवेदनशील हो गया, कल्पनाशीलता हो गया। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द कौन सा है? 97 का राइट आंसर दीजिए सभी लोग। और चैनल को जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी टीचिंग एग्जाम की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। संज्ञा शब्द है, बताएंगे सब लोग संज्ञा शब्द कौन सा है? बहुत अच्छे। तो यहां पे देखना, ये कल्पनाशीलता, ये आपका संज्ञा शब्द है। 97 का चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कल्पनाशीलता बच्चों का जो है नैसर्गिक गुण है, वाक्य में रेखांकन शब्द के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ये नैसर्गिक जो है इसके स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? प्रकृति या प्राकृत या प्राकृतिक या प्रसिद्ध। 98 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दीजिए, 50 लाइक कंप्लीट कर दो इस वीडियो में। चलिए बहुत अच्छे। तो यहाँ पे नैसर्गिक के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं प्राकृतिक। क्या प्रयोग कर सकते हैं हम? प्राकृतिक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, गुण का। ओके, चलिए गद्यांश के आधार पर कल्पनाशीलता को बचाना इसलिए जरूरी है ताकि जो है हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। क्या कर सकें? हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। 99 का यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे काव्यांश आ गया। देखिए गद्यांश काव्यांश आएंगे। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। ये आपका काव्यांश है और ये जो है इसके प्रश्न उत्तर आपको बताने हैं। जैसे कविता के आधार पर बताइए कि प्रकृति में क्या परिवर्तन आया है? आम पर बौर आ गई है, ढाके के सारे पत्ते झड़ चुके हैं, कौवा गीत गा रहा है, या कटहल झड़ चुके हैं। तो यहाँ पे आंसर आपको बताना है काव्यांश पढ़कर कि कविता के आधार पर बताइए कि प्रकृति में क्या परिवर्तन आया है। यहाँ पे देखना, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। तो यहाँ पे कविता के आधार पर बताइए कि प्रकृति में क्या परिवर्तन आया है। यहाँ पे देखना, अब रजत स्वर्ण मंजारियों से लद गई आम्र तरु की डाली, यानी कि क्या? आम्र की बौछार। यहाँ पे देखना, आम पर जो है बौर आ गई है। यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कविता में दल शब्द का अर्थ क्या है? दल शब्द का बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको आप लोग खुद से भी सोच के जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे दल शब्द का जो अर्थ होता है पत्ते। क्या होता है? पत्ते। यहाँ पे 101 का दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दल आपको इसी में देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए ये दल है ना, ये पीपल के दल क्या है? झर रहे ढाक पीपल के दल। तो पीपल के दल मतलब पत्ते हो जाएंगे। ओके, समूह नहीं लगाना है आपको, यहाँ पे पत्ते लगाने हैं। देखिए जब भी गद्यांश काव्यांश आ जाए तो एक्स्ट्रा माइंड आपको इसमें यूज नहीं करना है। हाँ, जो ग्रामर वाले रहेंगे तो उसमें आपको यूज ही करना पड़ेगा। बाकी जो आपके होंगे आंसर वो
गद्यांश काव्यांश पढ़कर ही आपको उनके उत्तर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो गलती मत करना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं और सॉलिड नंबर होते हैं। अगला प्रश्न, कोयल मतवाली क्यों हो गई है? क्या है? कोयल जो है मतवाली क्यों हो गई है? आम के पेड़ बौर से लद गए हैं, या सोने की किरणें हम तरफ फैल गई हैं, या पीपल के दल जो है झड़ चुके हैं, या ढाक के दल झड़ चुके हैं। तो कोयल मतवाली क्यों हो गई है? इसलिए हो गई है क्योंकि सोने की किरणें हर तरफ फैल गई हैं। यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर आपको मिलेगा ये, उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल, मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, ये आंसर आपको मिल गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, कटहल के पकने पर उसकी गंध तीखी सी लगती है, मीठी सी, या विषाक्त या मधुर? 103 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये आपका काव्यांश है। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। तो यहां पे देखना, कटहल के पकने पर उसकी जो गंध होगी कैसी लगती है? वो लगती है मीठी सी लगती है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। दाड़िम का अर्थ क्या है? दाड़िम का अर्थ, दाड़िम का अर्थ क्या हो जाएगा? अनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनार। तरु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तरु का पर्यायवाची बताइए। तरु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तरु का हो जाएगा वृक्ष। अब यहाँ पे आपके पेडागॉगी के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। वाइगोस्की के मत के अनुसार भाषा क्या है? वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है? बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून एक बार फिर से। तो वाइगोस्की के मत के अनुसार भाषा क्या है डियर? भाषा एक जो है यहाँ पे एक सांस्कृतिक उपकरण है। क्या है? एक सांस्कृतिक उपकरण है। भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण डॉट डॉट के रूप में जो है प्रस्तुत करनी चाहिए, विमर्श के रूप में, या पांडुलिपि के रूप में, या स्कीमा, या उपकरण। 107 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण डैश के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है विमर्श के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। 107 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 2.5 वर्ष का एक बालक अपनी माता को एक जो है पुस्तक पढ़ते हुए देखता है, वह भी पुस्तक के पृष्ठ पलटता है और पुस्तक को उलटता पुलटता है और मुद्रित भाषा को पढ़ने का प्रयत्न करता है। इस बच्चे को जो है किस श्रेणी में रखेंगे? पाठक, लेखक, वक्ता, या अवलोकन करता? 108 का जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दें सब लोग, फटाफट वीडियो को लाइक करें। यहाँ पे 108 का जो आपका सही होगा पाठक, ठीक है। बच्चे को जो हम किस श्रेणी में रखेंगे? पाठक, प्रारंभिक पाठक के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, स्वनिम जागरूकता किसका ज्ञान है? बताइए सब लोग, स्वनिम जागरूकता किसका ज्ञान है? भाषा का, शब्द का, संगीत का, या ध्वनि का? स्वनिम जागरूकता किसका ज्ञान है? 109 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। स्वनिम जागरूकता किसका ज्ञान है? तो स्वनिम जागरूकता जो है किसका ज्ञान है? ध्वनि का ज्ञान है। किसका? ध्वनि का। बहुत अच्छे। एक बालक को यह समझ है कि किसी कागज पर मुद्रित लिखित सामग्री अर्थपूर्ण शब्दों को प्रस्तुत करती है और यह शब्द बोली जाने वाली भाषा से संबंधित है, उसमें किसका विकास हो चुका है? मुद्रित लिखित सामग्री की जागरूकता का, प्रश्नों की जागरूकता का, अर्थ की जागरूकता का, या स्वनिम जागरूकता का? 110 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए आंसर आपको दिख रहे होंगे। चलिए बहुत अच्छे। कुछ भी डाउट्स है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 110 का बहुत सारे लोग यहाँ पे जवाब दे रहे हैं पहला, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुद्रित लिखित सामग्री की जागरूकता का जो है विकास हो चुका है। अगला प्रश्न है, जब पाठकों से जो है अपेक्षा की जाती है कि वे किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाएं, यह किस पर आधारित होगा? ये आधारित होगा मूल्यांकन और प्रतिबिंबन चिंतन पर, ठीक है। 111 का यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा अधिगम में जो है चुनौतीपूर्ण अवधि वह आयु है? बताइए, भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि वह आयु है जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील हैं, ठीक है। वह आयु कौन सी है? जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से जो है ग्रहणशील हैं। यहाँ पे 112 का दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका
यह मानती है कि स्वयं की बनाई वर्तनी बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमा कर देगी। आप अध्यापिका के जो है इस विचार से सहमत हैं या आप अध्यापिका के इस विचार से असहमत हैं, या स्वयं की बनाई वर्तनी का भाषा अधिगम से कोई संबंध नहीं है, या रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई नई वर्तनियों की खोज कर सकते हैं। 113 का राइट आंसर क्या होगा? आप अध्यापिका के इस विचार से असहमत हैं, यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी या राज्य की भाषा? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 100% सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई का जो माध्यम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए मातृभाषा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए? अनदेखी करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बनाए रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए या पुल बनाना चाहिए, या अपनी की पाटना चाहिए? क्या करना चाहिए? 115 का जवाब दीजिए। एनईपी 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम से भाषा में विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए? पाटना चाहिए, पुल बनाना चाहिए। यहाँ पे 115 का 4 वाल का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका जो है कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के पठन कौशल का आकलन कर रही है। कौन सा तरीका पठन के आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? 116 का जवाब दीजिए सब लोग। यहाँ पे पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण करना है, ये आपका सबसे उपयुक्त तरीका है। 116 का दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विक्रम का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और इसके जो है 6 वर्ष बाद उसके पिता का स्थानांतरण केरल में हो गया। वहां विक्रम को एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया, किंतु कुछ ही महीनों में उसने मलयालम सीख ली। इस स्थिति में विक्रम ने अपने परिवेश से जो है मलयालम अर्जित की है, या विद्यालय से मलयालम सीखी है, या किसी अध्यापक से मलयालम सीखी है, या भाषा अध्यापक से मलयालम सीखी है। 117 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। विक्रम का जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ और इसके 6 वर्ष बाद उसके पिता का स्थानांतरण केरल में हो गया। वहां विक्रम को एक जो है अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया, किंतु कुछ ही महीनों में उसने मलयालम सीख ली। उस स्थिति या इस स्थिति में विक्रम ने जो है अपने परिवेश से मलयालम अर्जित की है, अपने परिवेश से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों से शिक्षार्थियों को क्या लाभ मिलता है? भाषा की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों से जो है शिक्षार्थियों को क्या लाभ मिलता है? पाठ्य सामग्री में आए विचारों और घटनाओं को भांपते और अनुमान लगा लेते हैं, ये जो है शिक्षार्थी करते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापिका कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती हैं, कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए कि अध्यापिका कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती हैं, कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये वाली, पढ़ी जा रही पाठ्य सामग्री में व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नामों को रेखांकित करना और उसके बाद संज्ञा की व्याख्या करना। 119 का यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका अनुच्छेद लेखन के लिए प्रक्रिया आधारित उपागम का जो है अनुसरण कर रही हैं। शिक्षार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने का सही तरीका क्या है? बताइए भाई, सही तरीका क्या है? तो सही तरीका जो होगा ये वाला होगा कि टॉपिक से संबंधित मस्तिष्क में आ रहे बिंदुओं को नोट करने के लिए कहना। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। कुछ भी डाउट्स है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर सकते हैं, 7905632533 पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास पे।